हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारासर और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने अध्ययन की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान व नीति शास्त्र में संबंधों पर कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में क्या संबंध हैं, दोनों विषयों में अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन की प्रकृति, विषय वस्तु को लेकर क्या समानताएं और असमानताएं व राजनीति विज्ञान नीति शास्त्र को क्या देता है, वह नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान क्या लेता है, इन दोनों में क्या समानताएं और भेद हैं, इन पर चर्चा करेंगे। देखो साथियों, पहले हमें ये देखना होगा कि नीति शास्त्र क्या है। तो नीति शास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि वस्तुतः नीति शास्त्र शुभ अशुभ तथा उचित और अनुचित के प्रश्नों पर विचार करता है। डीवी के अनुसार नीति शास्त्र आचरण का वह विज्ञान है जिसमें मानवीय आचरण के औचित्य व अनौचित्य तथा अच्छाई व बुराई पर विचार किया जाता है। तो देखो साथियों, नीति शास्त्र वह शास्त्र है, वह विषय है जिसके अंतर्गत नीति पर चर्चा की जाती है कि क्या तो न्यायपूर्ण है, क्या तर्कसंगत है और क्या अन्यायपूर्ण है अथवा तर्कसंगत नहीं है, जो जनता के लिए अच्छा है और एक तरह से प्रकृति की दृष्टि से भी वह कार्य शुभ है, वो कार्य करणीय है, और जो अशुभ है वो अकरणीय है। हमें कह सकते हैं कि नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो नागरिकों को या संपूर्ण जनता को या मानवता को सद्मार्ग पर ले जाता है, कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। अतः नीति शास्त्र का महत्व स्वयं सिद्ध है। राजनीति विज्ञान राज्य के भूत एवं वर्तमान के रूप के साथ साथ भविष्य के आदर्शात्मक रूप का भी अध्ययन करता है और राज्य का आदर्श रूप नीति शास्त्रीय धारणाओं पर आधारित होता है। अतः राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इसका सहज कारण यह है कि हम राजनीतिक कार्यों के औचित्य का निश्चय नीति शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर ही करते हैं कि राज्य के जो कानून हैं वो कानून किस सीमा तक उचित हैं, किस सीमा तक अनुचित हैं। नीति शास्त्र के मापदंडों के आधार पर हम इसको तय कर सकते हैं। नीति शास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन अर्थात एथिक्स ने पॉलिटिकल साइंस को क्या दिया है। पहला है राजनीति की नीति शास्त्र पर निर्भरता। राजनीति के अनेक विद्वानों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है जिसका उद्देश्य मानवीय कल्याण है। प्लेटो ने राजनीति को नीति शास्त्र की एक शाखा मानते हुए कहा है, राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिकों को सदाचारी व सच्चरित्र बनाना है। अरस्तु ने जो एक तरह से पूरा व्यवस्था निर्माण का रूप सबके सामने प्रस्तुत किया, जो आदर्श राज्य का रूप प्रस्तुत किया, उसके अंदर अरस्तु ने शिक्षा पद्धति, न्याय, साम्यवाद, दार्शनिक शासक, इन सब का बड़े ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से चित्रण किया है और उसमें हमें दिखाई देता है कि नीति शास्त्र को प्रधान रखा है। प्लेटो ने अपनी जो दार्शनिक व्यवस्था बताई है, उस व्यवस्था में जो न्याय की स्थापना की है वो एक तरह से नीति शास्त्र पर बल देती है। अरस्तु ने कहा है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और वह अब सद जीवन के लिए अस्तित्व में विद्यमान है। तो देखो, अरस्तु भी राज्य के उद्देश्य के बारे में बताता है कि राज्य क्यों तो आया और क्यों बना हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि सद्जीवन के लिए बना हुआ है, श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति और श्रेष्ठ जीवन को बनाए रखना, अर्थात नागरिकों में सदाचरण लाना राज्य का उद्देश्य है। यहाँ सद्जीवन से अरस्तु का आशय नैतिक जीवन से है। इस आधार पर लॉर्ड एक्टन लिखते हैं, नीति शास्त्र के बिना राजनीति का अध्ययन विफल है। समस्या यह नहीं है कि सरकारें क्या करती हैं, वरन यह है कि उन्हें क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से ये बात हमें
सटीक लगती है और ये प्रासंगिक भी हमें आज दिखाई देती है कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो एक तरह से विभिन्न सरकारों में बैठकर कानून का निर्माण करते हैं। अगर उनके कानून नीति विहीन होंगे या उनके कानूनों के अंदर नीति शास्त्र नहीं होगा तो निश्चित है कि वो सरकारें ज़्यादा चल नहीं पाएंगी, टिक नहीं पाएंगी, देश को आगे नहीं ले जा पाएंगी। आदर्शवादी विचारक हीगल, कांट, ग्रीन, ब्रैडले, बोशांके राज्य को नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। राजनीति विज्ञान में मैकियावेली की विचारधारा राजनीति को नीति से दूर ले जाती है, लेकिन इसे कभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। फॉय ने ठीक ही कहा है कि जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकती। 20वीं सदी में गांधी जी ने स्वयं नैतिकतापूर्ण राजनीतिक जीवन का साकार उदाहरण स्थापित करते हुए कहा है, धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि यह मृत्युजाल है जो आत्मा का हनन करती है। स्वयं गांधी जी ने यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य से निकाला है। कर्तव्य अर्थात नैतिकता, जो उचित है उसे किया जाना ही धर्म है। गांधी जी के अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, करणीय कार्य हैं, वो करने चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि जो राजनीति है वो राजनीति अगर धर्म से पृथक होगी तो मृत्यु जाल के समान है। वो मानवीय आत्मा का हनन करेगी और देश को भी तरक्की के रास्ते नहीं ले जा सकेगी। दूसरा बिंदु है कानूनों का आधार नैतिक मान्यताएं। यद्यपि राज्य के पास असीमित विधिक प्रभुसत्ता है, फिर भी व्यवहार में राज्य ऐसे कानूनों को लागू नहीं करा सकता जिनके पीछे नैतिक बल न हो, क्योंकि नैतिकता विहीन कानून विद्रोहों व आंदोलनों को जन्म देते हैं। गांधी जी ने कहा है, कानून नैतिकता पर आधारित होना चाहिए और यदि कानून नैतिकता विहीन है तो नागरिकों को कानून की सविनय अवज्ञा का अधिकार है। अतः कानून का पालन तभी संभव है जब वह नैतिक औचित्य या न्याय की कसौटी पर खरा उतरे। गैटेल के अनुसार जब हम नैतिक विचार स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो कानून का रूप ले लेते हैं। कई बार कुछ विचार इतने प्रचलित हो जाते हैं कि बहुसंख्यक नागरिक उनका पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको कानून का रूप दे दिया जाता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता, संस्कृति, सभ्यता ये सब कानून का एक हिस्सा होते हैं। अगला बिंदु है राजनीति शास्त्र की नीति शास्त्र को देन। राज्य द्वारा नैतिक जीवन को संभव बनाना। नीति शास्त्र राज्य के नागरिकों को सदाचरण का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब इन शिक्षाओं को का वांछित असर नहीं होता तो राजनीति शास्त्र उस व्यवहारिक वातावरण और परिस्थिति को जन्म देने का प्रयास करता है जिसमें समाज के सभी मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सकें। अर्थात राज्य एवं राजनीति लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करती है। अगर ऐसे हालात हो जाते हैं कि व्यक्ति स्वयं से नैतिकता का पालन नहीं करता, तब राज्य पुलिस द्वारा डंडे से नैतिकता का पालन के लिए बाध्य भी कर सकता है। राज्य शांति व्यवस्था की स्थापना करता है। वह अनैतिक व्यक्तियों से नैतिक व्यक्तियों की रक्षा करता है। क्रोशे का मत है कि नैतिकता अपनी पूर्णता और उच्चतम स्पष्टता राजनीति में ही पाती है। अगला बिंदु है राज्य द्वारा वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना। प्रत्येक समाज में अनेक कुरीतियाँ परंपरागत नैतिक मूल्यों के रूप में उपस्थित रहती हैं, जो हम भारतीय समाज में भी देखते हैं, जो कि समाज की प्रगति में बाधक होती हैं। राज्य इस प्रकार की अवास्तविक नैतिक मान्यताओं को समाप्त करता है और उसके स्थान पर विवेकपूर्ण नैतिक मूल्यों को कानून की सहायता से स्थापित करता है। भारत सरकार ने मद्यपान, सती प्रथा तथा दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि को कानून द्वारा रोकने का प्रयास किया और इसमें आंशिक सफलता भी प्राप्त हुई। हीगल व बोशांके जैसे विचारकों का मत है कि राज्य स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप है। सही अर्थों में वह नैतिक भावना व मूल्यों को जन्म देता है।
तो देखो साथियों, ये बात भी पूरी तरह से सही दिखाई देती है कि राज्य ही वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। नीतिशास्त्र उस स्थिति में असफल हो जाएगा जब राज्य लोकतांत्रिक नहीं हो, जब वहाँ हिटलरशाही हो या मुसोलिनी जैसे शासक हों, तब नैतिक मूल्यों की स्थापना संकट में पड़ जाती है। राजनीति शास्त्र व नीति शास्त्र में अंतर। पहला है क्षेत्र की दृष्टि से। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से नीति शास्त्र राजनीति की तुलना में अधिक व्यापक है। राजनीति शास्त्र केवल राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि नीति शास्त्र संपूर्ण सामाजिक जीवन से संबंधित है। चाहे व्यक्ति का आर्थिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक है, सभी नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति में अंतर। राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक तथा व्यवहारिक है, जबकि नीति शास्त्र आदर्शात्मक व सैद्धांतिक शास्त्र है। राजनीति शास्त्र में अमूर्त व मूर्त दोनों तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, वहीं नीति शास्त्र में अमूर्त तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक व नैतिक बल संबंधी अंतर। राजनीतिक आदेश व कानून के पीछे राज्य की भौतिक शक्ति या प्रबुद्ध शक्ति होती है, किंतु नैतिक मूल्यों व नियमों के पीछे केवल नैतिक बल कार्य करता है। तो देखो साथियों, हमने ये देखा इस वीडियो के अंतर्गत कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र इन दोनों में तमाम समानताएं या साम्यताएं होने के बावजूद भी इनमें अंतर है। और लेकिन हम ये कह सकते हैं साथ में कि राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र के बड़े नज़दीक है। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र के नज़दीक ही रहना चाहिए, अर्थात जो राज्य के द्वारा जो कानून, आज्ञा, आदेश जारी किए जाते हैं, निश्चित रूप से उनमें एक नीति की छाया होनी चाहिए, ताकि वह ज़्यादा प्रभावित करने वाले हों, ज़्यादा बलशाली हों और एक तरह से राज्य के नागरिकों को सदाचरण के मार्ग पर ले जाएं। धन्यवाद।